प्रिहान पर नज़र पड़ी तो कुछ पल के लिए मबहूत हुआ था, मगर अगले ही पल जबड़े भींच गए। उड़ियाँ बाजू, फिट शर्ट और गला भी आगे से गोल और कदरे गहरा, यूं के कंधे भी नज़र आ रहे थे कुछ हद तक। उसकी नज़र में निहायत बेहुदा लिबास पहने बैठी थी वो। मुश्किल खुद पर कंट्रोल किया था उसने। क्या आपकी तबीयत अब ठीक है? दोबारा चेकअप करवाया? वो प्रिहान को नज़रअंदाज करके मिसिस शाइस्ता से मुखातिब था। वो मुस्कुराई। अब ठीक हूँ। नहीं, चेकअप नहीं करवाया। मुझे नहीं लगता अब इसकी ज़रूरत है। मेरी सेहत तो मेरी बेटियों की मुस्कुराहट से जुड़ी है। प्रिहान को खुश देखकर मेरी आधी बीमारी खत्म हो गई। आनी ने नर्म लहजे में कहते प्रिहान को देखा, जो नर्वसली दुपट्टा संभालने के चक्कर में हल्कान थी। विश यू गुड हेल्थ। आपको एक बार फिर भी चेकअप करवा लेना चाहिए। उसने इतना ही कहकर बात खत्म कर दी। क्या हम प्रिहान आपी को साथ ले जा सकते हैं? कब से उसे नर्म लहजे में बात करते देख पूर्वा ने हिम्मत करके सवाल किया तो वो चौंका, जबकि आनी और प्रीसा ने सर पकड़ लिया। घर से घंटा समझा कर लाए थे, ये बात वहाँ जाकर मत करना। यहाँ पहुँचे घंटा भरी हुआ था, फिर वही बात कर रही थी वो। नन्ना कैफ हदीर के पास पहुँचकर उसका चेहरा देखता बगौर जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। हदीर ने हंसी दबाकर छोटे साइज़ के इंस्पेक्शन ऑफिसर के नर्म गाल सहलाई तो वो शर्मा गया। मैं रात को सो नहीं पाई। मेरी आदत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। मैं प्रिहाना आपी को बहुत मिस करती हूँ। मुझे आनी के पास भी मज़ा नहीं आया। पूर्वा अपनी मजबूरियाँ बयान करती बस रोने ही वाली थी। इस तमाम अरसे में वो पहली बार खुलकर मुस्कुराया। आई एम सॉरी, मैं आज ये हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट आई प्रॉमिस रिसेप्शन के बाद कुछ दिन के लिए प्रिहाना आपके पास स्टे कर सकती है। वो नरमी से बोला तो उसके पहले जुमले पर मायूस होती पूर्वा की आंखें अगली बात पर चमकी। जीन्स पर प्लेन ग्रे शॉर्ट फ्रॉक और ऊपर हमरंग स्टॉलर लिए वो बच्ची सी तो लग रही थी। कैफ अब छोटे छोटे हाथों से हदीर की हैंड वॉच का मुआयना कर रहा था। हदीर ने दिलचस्पी से उसे देखा। वो छोटे साइज का जिम्मेदार आदमी काफ़ी गहराई से अपनी आनी के हस्बैंड को जांच रहा था। ओके थैंक यू भाई, इट्स अ बिग हेल्प। वो सर हिलाती उसकी वजाहत कबूल कर गई। वो कुछ देर मजीद बैठकर बाहर खाना लगवाने जा चुका था। पीछे आनी, प्रीसा और पूर्वा उसके नर्म लहजे और आला पर्सनैलिटी के कसीदे पढ़ रही थी। प्रिहान ऐसे बैठी थी जैसे कुछ सुनाई ना देता हो। खाना लगते ही सबको बाहर बुलवाया गया। छोटा सा स्टॉलर लेने वाली प्रिहान दुपट्टा संभालती जिद हो चुकी थी। सबके पीछे रूम से निकलने ही लगी थी कि सामने से आता खानजादा कलाई थाम कर उसे कमरे में ले गया। ड्रेस चेंज करें। घबरा कर उसे देखती प्रिहान की कलाई छोड़कर उसने संजीदगी से कहा, जी क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझ पाई थी। सर झुकाकर अपना जायज़ा लिया। अच्छा खासा प्यारा ड्रेस था। उसे उस अजीब इंसान की समझ नहीं आई। आई सेड चेंज योर ड्रेस। यही बेहुदा ड्रेस रह गया था पहनने के लिए। वो सख्त लहजे में बोलता घूर कर बोला और उसका हाथ पकड़कर वार्डरोब की जानिब बढ़ा। प्रिहान ने उसके मजबूत हाथ में कैद अपना हाथ देखती घबराहट में मुब्तला हुई थी, मगर वो मुतवज्जो नहीं था। व्हाट द हेल, कोई मुकम्मल लिबास नहीं। उसके ड्रेसेस का जायज़ा लेता वो परेशान हुआ। उसे ऐसी ड्रेसिंग में बाहर जाने देता तो पूरी हवेली में मजाक बन जाती। वो जो पहले ही अनचाही थी अब वजह दे देती कि बेहया भी है। सबसे बढ़कर ऐसा नामुकम्मल और बेहुदा लिबास खुद खानज़ादा को भी बेहद नापसंद था। आफरीती हवेली की औरतें, चाहे वो मालकन हो या काम करने वाली, मुकम्मल लिबास पर भी बड़ा सा दुपट्टा लेकर रखने की आदी थी। यही एक मुसलमान औरत की पहचान है, यही तहफ़्फ़ुज़ और हया का बेहतरीन ज़रिया। मगर आजकल की लड़कियां फ़ैशन के नाम पर किसी की तवज्जो का मरकज़ बन जाने की कैसी तस्कीन हासिल करती हैं। वो झुंझलाया। पलट कर उसे घूरा तो वो सहम गई। आखिर कैसा लिबास चाहता है वो? उसके लिबास में क्या कमी है? वो पूछ नहीं पाई। इतना अजनबी और सर्द लग रहा था। बाजुओं पर रखा दुपट्टा जो ज़मीन को सलामी दे रहा था। खानज़ादा ने वो संभाल कर उसके सर पर जमाया। उसके इतना करीब होने पर उसके परफ्यूम की खुशबू प्रिहान के आसाब पर सवार होने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो इतनी कमज़ोर थी कि ज़रा सी कुर्बत और लम्स पर उसकी पुकार पर तपते रुखसार लिए प्रिहान ने सर उठाया। दुपट्टा सही से लें, ये बाजू और गला नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ ऐसा लिबास ना पहना जाता है और ना ही पसंद किया जाता है। अगर ये उड़ियाँ वजूद हवेली वालों की नज़र में आया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि वो आहिस्तगी से समझाता उसे दुपट्टा करवाने की नाकाम कोशिश कर रहा था जब वह अचानक दूर हुई। मैं हवेली वालों की पसंद नहीं हूँ, ये तो मुझे पहले रोज़ ही पता चल गया था। अपनी मंगेतर को छोड़कर मुझसे शादी करके मुश्किल तो आप मेरी पहले ही बढ़ा चुके हैं, अब मज़ीद क्या होना बाकी है? वो फासला कायम करके उसकी कुर्बत से शल होते आसाब को काबू करते बददिली से बोली और दुपट्टा फैलाकर सर पर रखती खुद को छुपाने लगी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। पहले ही दिन इतनी मायूसी मिसेस प्रिहान, अभी तो इस हवेली में अपना मकाम बनाने के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। वो मायनी खेजी से बोला, जिसकी समझ प्रिहान को बिल्कुल नहीं आई। और मैं क्यों मकाम बनाऊँ यहाँ? ये सब मेरी चाह नहीं, आपकी हवेली और ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं
और मैं पराई चीज़ों को छीनने वाली भी नहीं हूँ। उसके जुमलों पर खानज़ादा ने बगौर उस छोटी सी लड़की को देखा जिसे गैर अराती तौर पर वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था, जो नाराज़ नाराज़ सी लग रही थी। कौन अपना था? वो मंगेतर, वो रिश्ता जो जुड़ने से पहले ही टूट गया। वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोला तो प्रिहान की बोलती बंद हुई। खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी से उसकी आंखें नम हुई। यानी जो रिश्ता टूट चुका था उसका ताना उसे यहाँ भी दिया जाएगा। उसके पास अल्फाज गुम हो चुके थे, जवाब बाकी नहीं रहा था। बाजू ढीले छोड़ती साकित सी खड़ी थी वो, हार मानने जैसा अंदाज था उसका। खानजादा ने आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ थामा और अपने साथ लिए बाहर निकला। वो उसके साथ यूं चलती जा रही थी जैसे उसके रहमो करम पर हो, अब जो चाहे करे। उसे लेकर वो सबके दरमियान बैठा, खाने पर लेट पहुंचने पर माजरत करता, उसके लिए खाना डालता, सबसे हल्की फुल्की बातें कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खाना खाकर प्रीसा वगैरह बस कुछ देर मजीद रुके। उनके जाने के बाद भी वो जब तक बाहर बैठी रही वो साथ रहा, और फिर किसी काम से बाहर जाने से पहले वो उसे रूम में भेज गया। वो समझ नहीं पाई क्यों, वो अब कुछ समझना चाह ही नहीं रही थी। वो जान ही नहीं पाई कि वो उसकी ढाल बना रहा था उस तमाम वक्त में। जब हवेली वालों की जायज़ा लेती जांचती नज़रें उस पर जमी थी, वो साथ रहा क्योंकि उसके सामने कोई भी सवाल करने या कुछ कहने की पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो बेजार सी बेड पर तिरछी लेटी ग्लास वॉल के बाहर ढलती शाम को देख रही थी। घने सब दरख्तों का ढेर वसी इलाके पर फैला बहुत प्यारा लग रहा था। झूलती शाखें और लरसते पत्ते बता रहे थे कि तेज़ हवा चल रही है। उसका दिल मचला वहां जाने के लिए। अभी वो उठकर ग्लास डोर खोलकर बाहर जाती कि कमरे में हल्की सी दस्तक के बाद खानी बेगम दाखिल हुई। पीछे दो मुलाजमाई थी। वो जल्दी से बेड पर फैला दुपट्टा उठाकर ओढ़ने लगी, मगर तब तक खानी बेगम उसके लिबास का तनकीदी निगाह से जायज़ा ले चुकी थी। वो सामने सर झुकाकर खड़ी हुई। खानी बेगम की शख्सियत में रौब सा था कि वो घबराहट में मुब्तला हुई। माँ बेटा एक ही जैसे हैं, उसने बेचारगी से सोचा। अंदाज़ा था कि तुम्हारा लिबास इस काबिल नहीं होगा कि खान हवेली में पहना जाए, मगर शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि जल्द लिबास तैयार नहीं करवा पाई। उन्होंने खड़े खड़े ही उसको तनकीद भरी निगाह से देखते नाक चढ़ाकर संजीदा सर्द से लहजे में कहा, तो प्रिहान शर्मिंदगी से उड़ियाँ बाजू छुपाने लगी। कुछ जोड़े तैयार होकर आ गए हैं। खानी बेगम ने बोलते हुए मुलाजमाओं को इशारा किया तो उन्होंने बढ़कर कुछ रिवायती जोड़े और जेवरात के कुछ बॉक्सेस बेड पर उसके सामने रखे। अभी इनमें से एक पहन लो, रात का खाना सब साथ खाएंगे। इस लिबास में तुम सामने गई तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने स्पाट लहजे में ताकीद की तो वो एक नज़र जोड़ों को देख कर रह गई। जी शुक्रिया, आहिस्तगी से कहा तो जाने के लिए पलटती वो रुक कर उसे देखने लगी। वो जरशा पलवशा की हम उम्र थी, मगर कद काठ और चेहरे से काफ़ी कम उम्र लगती थी। काश एक कद तो मनाल जैसी होती इसकी। उन्होंने सर्द आह भरी, यहाँ का रहन सहन थोड़ा अलग है, वक्त लगेगा मगर सब समझ जाओगी। कोशिश करना बाहर सबके साथ बैठो, यहाँ कमरों में रहने का रिवाज ज़रा कम है। और हाँ, पहले रोज़ की दुल्हन हो, ये जेवरात हैं, इनमें से कुछ पहन लेना, ख़ास तौर पर ये कंगन। एक और हिदायत दी गई। प्रिहान सर झुकाए खड़ी रही, बस तनकीद थी और सख्त नज़र। हिदायत पर हिदायत, कैसे सब याद रखेगी और कैसे रहेगी यहाँ। खानी बेगम उसके यूं खामोश सर झुकाकर रखने पर बेजार हुई। एतमाद की कमी, बच्चों जैसा रवैया, चेहरे पर झलकती नोउम्री और अजीब बेगाना अंदाज। क्या वो खान हवेली के खानजादा की बीवी बनने के काबिल थी? खानी बेगम के दिल ने इनकार किया था। वो पलट कर चली गई और वो उन्हें बैठने का भी नहीं कह पाई। ऐसी डरपोक और बदतहजीब तो वो कभी भी ना थी, ना ही इतनी एतमाद की कमी के सर ना उठा सके। अनजान लोगों और उनकी नापसंदीदगी उसे हरासा कर रही थी। यूं जैसे सर्द मिजाज अजनबियों की भीड़ में बच्चा खो जाए और उस खोए हुए खौफजदा बच्चे को कोई दिलासा तक देने को तैयार ना, बस उसे बताया जाए कि इस भीड़ में कैसे चलना है और कहाँ जाए, कि अब ऐसा करना ही है, आखिरी चारा है। आखिर ऐसा हाल हो रहा था उसका, कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था उसका। उसने लब काटते वो लिबास चेक किए, रिवायती भारी कशीदाकारी वाले फ्रॉक नुमा जोड़े। उसने ज़िंदगी में बस हल्का फुल्का सादा लिबास पहना था। उस वक्त पहना ड्रेस जिसकी शर्ट बिल्कुल सिंपल थी, वो भी उसके लिए ज़्यादा था, मगर सामने पड़े कपड़े, उसका दिल चाहा घुटनों में चेहरा छुपा कर नाराज़ बच्चे की तरह रोए, शायद किसी को तरस आ जाए। ब्राउन कलर, ब्लू कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लड रेड कलर, ऑरेंज, मैरून, येलो कलर, इन सब रंगों के जोड़े मगर एक ही अंदाज और डिज़ाइन के भरे। उसकी आंखें फैल गई। ये चंद ड्रेसेस थे, जेवरात के डब्बों में ही अच्छे खासे भारी सोने के जेवर थे। वो बेचारगी से सबसे हल्के वाला सेट निकाल कर देखने लगी। येलो कलर का ड्रेस लिया, कुछ ठंडा और हल्का रंग था, कपड़े तो भारी थे, कम से कम रंग तो हल्का हो। वॉशरूम में जाकर शावर लिया, दिमाग को ठंडा किया, कुछ छुप कर आंसू भी बहा लिए और चेंज करके बाहर आई।
कंधे लटक गए थे, इतना खुला और तकरीबन पैरों को पहुंचता फ्रॉक पहनकर। यकीनन साइज बड़ा था। शहद रंग बाल कंधों को छू रहे थे। ब्रश करती वो पहले ही दिन हवेली से और उसके मकीनों से और उस इंसान से जिससे रिश्ता जुड़ा था थक गई थी, उकता गई थी। सोने का सेट उठाकर सफ़ेद गर्दन में सजाकर वो भारी कंगन भी पहन लिए। शाम ढल चुकी थी जब खानज़ादा उसी कत्ल के केस की सारी मालूमात लेता घर पहुंचा। कातिल का पता चल गया था। कातिल और मकतूल दोनों ही उनके डेरे पर होते थे। उसने क्यों कत्ल किया ये बताने को तैयार न था। खानज़ादा के लाख समझाने के बावजूद मकतूल के घर वालों ने जिरगा बिठाने का कह दिया। वो जानता था अब फिर से वन्नी लेने की बात होगी। कितनी देर पुलिस स्टेशन के बाहर मकतूल के घर वालों को समझाने में वक्त ज़ाया किया वो अलग था। गर्मी से उसका हुलिया ख़राब हो गया था। उसका मूड भी बुरी तरह ख़राब हो चुका था। घर पहुंचकर भी बिना किसी को देखे या बात किए वो सीधा कमरे में आया था। सामने ही अपने साइज से भी बड़े खुले लिबास में वो खड़ी थी। पीला रंग उसे हमेशा से नापसंद था, मगर वो पहली बार देख रहा था कि ये रंग भी किसी पर इतना जच सकता है क्या। पीले रंग में उसका शफाफ रंग दमक रहा था। चेहरे की मुलाहत धुले मेकअप के बगैर नुमायाँ हो रही थी। लबों पर गुलाब रंग की लिपस्टिक लगी थी। नाक चढ़ा हुआ था। चेहरे पर बेजारी थी, मगर फिर भी वो फ्रेश सी चलती आंखों को ठंडक पहुंचाने का काम कर रही थी। वो उससे नज़रें हटाता अपना ड्रेस लेकर फ्रेश होने चला गया। प्रिहान शीशे में अपना अजीब हुलिया देखकर मुठियाँ भींचती बमुश्किल खुद पर कंट्रोल कर रही थी। वो ऐसे हुलिये में सबके सामने जाएगी तो कितना मजाक बनेगा। वो इनकार करके खानी बेगम को भी गुस्सा नहीं दिला सकती थी। बेबसी से रोना आया। बाहर निकलकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा होता, बाल ब्रश करके परफ्यूम स्प्रे करने लगा वो खुद पर। मैं ये ड्रेसेस नहीं पहन सकती, ये अच्छे नहीं हैं और साइज़ भी बड़ा है, और ये जेवर भी। मुझे मजाक नहीं बनना, मैं नहीं पसंद, मेरा पहनावा नहीं पसंद। जब मैं इतनी बुरी लगती थी तो आप सब मुझे यहाँ लाए ही क्यों। उसके अचानक बोलने पर वो पलट कर उसे देखने लगा। भिंची मुठियाँ और भर्राई हुई आंखें। वो कमज़ोर पड़ रही थी मगर मजबूती जाहिर कर रही थी। बंद कमरे में उसके सामने अपने लिए बोलकर ये बता रही थी कि वो नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो खामोशी से पलटा, ड्रेसिंग की ड्रॉर से एक बॉक्स निकाला और उसकी तरफ बढ़ा। प्रिहान पीछे होती उसे दूर होने लगी। वो बॉक्स खोलकर अंदर से नफीस और वाइट गोल्ड की चेन निकाल चुका था। ये मुंह दिखाई है, रात को लेट पहुंचा, सुबह ड्रेस ने मूड ऑफ कर दिया तो नहीं दी, बट नाउ यू डिज़र्व। उसकी कलाई से पकड़कर अपने करीब करते हुए उसे पहनाने लगा। प्रिहान का मुंह खुला रह गया। हुक बंद करके वो सामने होकर देखने लगा। सुराहीदार सफ़ेद गर्दन पर सजे भारी गोल्ड हार से ऊपर वो चमकती हुई एक लाइन लग रही थी। आई नो ये चेंज अपसेट कर रहा है, इट्स नेचुरल, इट्स ओके। इफ़ यू आर नॉट ओके टुडे बट टुमारो यू विल बी फाइन, एंड द अदर नेक्स्ट डे विल बी द बेस्ट डे फॉर यू, ट्रस्ट मी। नरमी से कहकर वो उसका गाल थपथपा गया। वो थक रही थी, वो जानता था, तभी दिलासा दिया। फिर से उसी तरह बेड पर फैला भारी दुपट्टा उठाकर उसे ओढ़ाया और हाथ पकड़कर अपने साथ बाहर ले गया। इस बार भी वो बोलना भूल गई। उसके अल्फाज पर, तोहफे पर, नर्म लहजे और अपनाइयत पर। सबके दरमियान वो दुपट्टा कुछ ज़्यादा फैला कर बैठी थी। वजह सिर्फ वो खुला अजीब सा ड्रेस था। खान यूसुफ सरसरी सा मिलकर उसके बाद दोबारा उसे देखने से गुरेज करते रहे और बाकी सब उनकी मौजूदगी में लिए दिए ही रहे। खानी बेगम ने उसको पीला ड्रेस पहने देखा और साथ बैठे खानज़ादा पर नज़र डाली। वो नॉर्मल था। हैरत की बात तो ये थी कि उसने वो रंग कैसे पहनने दिया उसे, यानी वो उसके लिए इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि उसे जी भर कर देखे और अपने नापसंदीदा रंग से तंग हो। वो अपनी माँ बहनों और हत्ता के गुलजान बेगम तक को ये कलर नहीं पहनने देता था। चिढ़ जाता था, इतना नापसंदीदा रंग था। आज उसके पहलू में बैठी वो लड़की जो बज़ाहिर उसकी बीवी बनकर आई थी, मगर इस काबिल न थी कि नापसंदीदा रंग पहनने पर उसे मना करता। वो मुस्कुराई। क्या तुम मनाल की फ्रेंड हो, मनाल हाशिम की? अचानक खानी बेगम के पूछने पर निवाला उसके हलक में फंस गया। सबने ही उससे बेमौका बात पर खानी बेगम को देखा था, जो इत्मीनान से प्रिहान को देख रही थी। खानज़ादा ने पानी का ग्लास उसके सामने रखा और खामोश नज़र माँ पर डाली। जी हाँ, वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाकर बता रही थी। खानी बेगम ने सर हिलाया। आज मिसेज़ हाशिम की कॉल आई थी, मुबारकबाद दे रही थी इस शादी की। मनाल हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका बताते हुए तुम्हारा जिक्र हुआ तो पता चला क्लोज फ्रेंड्स हो। उनकी तफसील पर प्रिहान का दिल धक से रह गया। मनाल हॉस्पिटलाइज्ड थी, यानी इसलिए मिरा या रीमा ने कॉल नहीं की थी। उसे अपना आप मुजरिम महसूस हुआ। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये मिनाल के इन लॉज की फैमिली है, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो खामखा सफाई देने लगी। सब दम साधे सास बहू की बात सुन रहे थे। खानज़ादा ने लब भींचे। वो खानी बेगम को नहीं टोक सकता था। उन्होंने इस अंदाज में बात की थी कि लगा वो बात बराए बात कर रही हैं, चाहे मकसद जो भी था। प्रिहान का सफाई देना उसे गलत साबित कर रहा था। उसने कांच का ग्लास उठाकर पानी का घूंट भरा और जोर से टेबल पर पटका।
अच्छा, नाके की आवाज़ पर खान यूसुफ ने कश्मीर नज़र खानी बेगम पर डाली। इशारा वाज़ेह था, उन्हें जो बात करना थी अकेले में करती, ना कि खानज़ादा का मिजाज बिगाड़ा जाए। खानी बेगम ने बेटे का जब से सुर्खी छलकाता चेहरा देखा और खामोशी साध ली। प्रिहान की भूख उठ चुकी थी। पहले ही दिन उसने एक साथ इतनी सारी जिल्लत उठा ली थी कि आगे का सोच कर ही सांस रुकने लगा। शायद उसकी सारी जिंदगी रोते और जलील होते गुजर जाती। अपने से ऊंचे खानदान में शादी और अनचाही बहू बनना कितना मुश्किल था उसे पहले ही दिन पता चल चुका था। रात को कमरे में जाते ही उसने वो कपड़े बदल कर अपने सामान से हल्की सी ट्राउजर शर्ट निकाल कर पहनी, दुपट्टा फेंक दिया, बाजुओं में पहने भारी कंगन भी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर फेंके और बेड पर तकिए में मुंह छुपाए बुरी तरह रो दी। उसके पास भड़ास निकालने के लिए बस यही एक जगह बच गई थी, ये कमरा जो अब उसका था। खानज़ादा कितनी ही देर मर्दान खाने में उसी कत्ल के केस को खान यूसुफ और खान आजर के साथ डिस्कस करता रहा। जब फ्री होकर रूम में पहुंचा तो वो नर्म हल्के ट्राउजर शर्ट में सिवाय उसकी दी चेन के हर जेवर से आज़ाद बेड पर सो रही थी। आज भी पलकें भीगी हुई थी, सफ़ेद मुलायम चेहरे पर आंसुओं के निशानात। वो इस सब की हकदार नहीं थी, जो हो रहा था और जो आगे होना था उसे इस अजाब में डालने वाला वही था। उसे पूरा एहसास था और यह एहसास उसे पछतावे में अब मुब्तला कर रहा था। उसके करीब लेटकर वो उसे देखने लगा। सर तकिए से लुढ़का हुआ था, गर्दन टेढ़ी हो रही थी। आगे होकर उसका सर संभाल कर तकिए पर टिकाया और उसे अपने हिसार में लेकर होले से थपकने लगा। एक खामोश दिलासा जैसे तसल्ली दे रहा। उसका नर्म लफ्ज़ उस पर अजीब तरह से असरअंदाज होने लगा। सरूर सा दौड़ा था जिस्म में, जैसे नशा बेसाख था। वो उसके खुद में भींच कर उस पर झुका, उसके नम गालों पर लब रख गया। एक बार दो बार वो खुद से बांध रही थी, सहर फूंक रही थी। उसका चेहरा अपने तपते लम से जलाता था। उसके कसमस आने पर होश में आता वो यकदम दूर हुआ। अपनी बेखुदी पर उसे हैरत हुई। सिन्फ़े नाजुक से कभी ऐसा बर्ताव तो नहीं करता था। उसके करीब होने बहुत लड़कियां कोशिश करती थी, स्टूडेंट लाइफ में भी और बिजनेस वर्ल्ड में भी। उसे अच्छे से याद था वो झटक देता था सबको। शायद ये निकाह का असर था, हक रखता था, या शायद वो थी ही नशे जैसी, रगों में उतरकर मफलूज करने वाली। वो उससे दूर हुआ, फिक्र से उसे देखा। चेहरे पर नम चेहरा अब भी सुर्खी झलका रहा था। उसने खुद को कोसा और करवट बदल कर आंखें मूंद गया। वो नर्म लम्स अब भी अंदर कहीं सुकून बनकर महफूज रह गया था।